अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकंड लेक्चर में बात करेंगे अलग इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा जी। तो फाइंड करते हैं अलग इक्वेशन ऑफ मोशन। जी स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले लेट एस बी एन आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस। इसमें भी हमने एक आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस लेनी है स्टूडेंट्स, आपने लिखना खुद एस बी एन आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस ऑफ वॉल्यूम टा of density of volume tau of the fluid of density rho। ठीक है, एंड लेट एस बी एन आर्बिट्रेरी सरफेस जो कि हमारे पास मूव कर रही है, ठीक है, विद वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, और विद वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, और उस सरफेस के अंदर का जो मैस है हमें पता है वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या देता है, टोटल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है और इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना। हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, ठीक है, दो चीज़ें। फर्स्ट, सबसे पहले हमें टोटल फोर्स चाहिए, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर उन दोनों को क्या रखेंगे, हम बराबर रखेंगे, तो हमारे पास आला इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। ठीक है, तो यही करना है हमने। टोटल फोर्सेस हमारे पास क्या हैं, सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे। द टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, सरफेस के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई होंगी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी हमारे पास नॉर्मल प्रेशर। तो ये टोटल फोर्स हमारे पास आ गई, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज़ द प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर जो सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, प्रेशर हमेशा सरफेस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टोटल फोर्स आ चुकी है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमारे पास है मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लास्ट टाइम हमने फाइंड किया था, और वो ये था, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर रखना है और ऑलर इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जी, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने बराबर रखना है, टा रो एफ डी टा माइनस सरफेस इंटीग्रल पी एन कैप डी एस बराबर है इक्वेशन 2 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी ओवर डी टी एंड डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब गौर से देखें, इसमें एक चीज़ सोल्व करने वाली है। देखें, ये भी हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये भी हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल, लेकिन ये हमारे पास कौन सा इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल। तो बेसिकली सबसे पहले हमने इस सरफेस इंटीग्रल को चेंज करना है, किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ताकि सारे हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल सब में से फिर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं जी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं किसी वेक्टर के बराबर। लेट आई इज इक्वल टू, आई इज अ वेक्टर, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल पी एन कैप डी एस। स्टूडेंट्स, ये एक सरफेस इंटीग्रल, ये जो है हमारे पास वेक्टर होगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द वेक्टर इंटीग्रल, ये वेक्टर होगा। तो इसका हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर के साथ, किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद आर्बिट्रेरी वेक्टर ए डॉट आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ए डॉट पी एन कैप डी एस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये करनी है कि सॉरी, आपने इस तरह नहीं लिखना, सरफेस इंटीग्रल हमने लिखना है पी ए डॉट एन कैप डी एस, क्योंकि वेक्टर हमेशा वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को इकट्ठा लिखा।
ठीक है, इन दोनों को। जी, तो इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हमें पता है क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम इस पे जब अप्लाई करेंगे तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो भी हमारे पास नॉर्मल के साथ वैल्यू होती है उसका हम क्या ले लेते हैं, डाइवर्जेंस। उसका क्या ले लेंगे, डाइवर्जेंस, और ये नॉर्मल ख़त्म हो जाएगा और वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लें, डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को कैसे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है, नॉर्मल के साथ जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू का हम क्या ले लेते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है, और इंटीग्रल चेंज हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। जी, तो जब ये ऑपरेटर अप्लाई होगा, हमें पता है पी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब पी पे डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ए हमने एक कांस्टेंट वेक्टर लिया था, जब ए का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डाइवर्जेंस के साथ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉल्यूम इंटीग्रल टा ए डॉट डेल पी डीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए कांस्टेंट है तो ए को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ए हमारे पास जब बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, डेल पी डीटा। ठीक है, और हमें पता है एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है ए, अगर आर्बिट्रेरी वेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए को ख़त्म कर देंगे तो आई हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डेल पी डीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वेक्टर आई की वैल्यू आ गई, और जो हमने इक्वेशन 3 ली थी ये, तो इसकी जगह हम इस सरफेस इंटीग्रल की जगह ये वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एक और बात यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, जब हमने इस डाइवर्जेंस इस ऑपरेटर को इस पे अप्लाई करना है तो हमें पता है जब ये ऑपरेटर स्केलर पे अप्लाई होगा तो वो ग्रेडियंट होगा, जब ये ऑपरेटर वेक्टर पे अप्लाई होगा तो वो डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कांस्टेंट वेक्टर ए पे जब ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसलिए हमने वो वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी। जी, तो अब इक्वेशन 3 में आते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी हमारे पास, 3 implies that वॉल्यूम इंटीग्रल टा रो एफ डीटा माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल। जी, ये वैल्यू पुट कर दे, डेल पी डीटा इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल क्या आ जाएगा हमारे पास, रो डी वी ओवर डी टी एंड डीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, जी, तो अब हम बात करते हैं, अब वॉल्यूम इंटीग्रल सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल तमाम वैल्यूज़ को एक ही इंटीग्रल के अंदर कर लेंगे, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर इस साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगी, माइनस, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी ओवर डी टी माइनस रो एफ माइनस डेल पी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डीटा बराबर है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जी, तो देखें अब वॉल्यूम इंटीग्रल हमें पता है जिस वैल्यू को हम ले रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 0। तो स्टूडेंट ये उस वक्त पॉसिबल है इस वैल्यू का इंटीग्रल 0 अगर ये खुद वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, रो डी वी ओवर डी टी माइनस रो एफ माइनस डेल पी बराबर है 0। तो यहाँ पे डी वी ओवर डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी वी ओवर डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ -1 ओवर रो डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हमने इन दोनों को इस साइड पे लेके और रो पे डिवाइड कर दिया, तो दिस इज़ द ऑलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल नहीं स्टूडेंट्स, क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है न्यूटन साइकिल, और क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी सरफेस मोशन में है, फ्लूइड भी मोशन में है, तो न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन क्या कहता है, टोटल फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और हमने क्या किया, टोटल फोर्स को बराबर रखा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, और सरफेस इंटीग्रल को चेंज किया वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो आपके पास क्या आ गई, ऑलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ज़बानी याद करना है आपने, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ -1 ओवर रो डेल पी। ठीक है,